नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको कैसा रहेगा तापमान और डालेंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक पर नजर। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। इसके अलावा केरल में इक्का दुक्का जगह पर वर्षा की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। वहीं आपको बता दें कि अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान जताया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नागालैंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा बात अगर की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये हमने आपको 5 बड़ी खबरें बताई और अब अपने अगले सेगमेंट पे आपको लिए चलते हैं और डालते हैं मौसम अलर्ट पर नजर। तो सबसे पहले आप हमारे पीछे ये मैप देख पा रहे हैं, जिसे रंगों से हमने डिनोट किया है और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस रंग का क्या मतलब है और कहां पर किस तरीके की चेतावनी जारी की गई है। पीले रंग का मतलब है कि यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके साथ लगे हुए कुछ हिस्से हैं और साथ ही पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर बारिश, तेज हवाएं चल सकती हैं और इसके साथ ही कई जगह ऐसी है जहां पर बिजली भी चमक सकती है। साथ ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं जैसे कि भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, पुडुचेरी, यहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। यहाँ की अगर बात करें तो यहां पर भी ज्यादातर जो हिस्से हैं यहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। तो ये भी हम आपको बताते हैं इस नक्शे के जरिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 24 घंटे के अंदर। हालांकि जो इसके साथ के उत्तर भारत के जो बाकी के हिस्से जैसे कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर बरसात नहीं होगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से पूर्व अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर और उससे जुड़े हुए कुछ हिस्सों की बात कर लेते हैं। तो बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, यहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। वहीं उड़ीसा में भी कई जगह बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि कर्नाटक में कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात हो सकती है। उसके अलावा भीतरी कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है और अंडमान निकोबार में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें, उससे जुड़े हुए कुछ हिस्सों की बात करें तो गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही कोकण और गोवा में भी कहीं कहीं बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं राजस्थान के कुछ इलाके में यहां पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। चलिए मौसम की चाल भी जान लेते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पूर्वी राजस्थान है यहां पर तेज बारिश हुई है। साथ ही पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं यहां पर भी तेज बारिश हुई है, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इसके अलावा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम राज्य शामिल है। तो यहाँ पर बारिश हुई है। मौसम की चाल हम आपको लगातार बता रहे हैं। दक्षिण भारत की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जो कुछ हिस्से हैं यहाँ पर बारिश हुई है तेज, और जिसमें भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना शामिल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों की। तो आप देख पा रहे होंगे कि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहां पर भी तेज बारिश हुई है। तो ये हमने आपको बताया है पिछले 24 घंटे में भारत के अंदर मौसम का क्या कुछ हाल रहा। आगे भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक,
घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या है तापमान का हाल। तो तापमान के बारे में अब हम आपको बारी बारी से बता देते हैं कि कहां पर कितना अधिकतम तापमान रहा या न्यूनतम तापमान रहा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के हिस्सों की। तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसके साथ ही बात करें अगर पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अन्य हिस्सों की कि वहां पर अधिकतम तापमान कितना रहा। तो बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की। यहां पर भी जो सामान्य तापमान है वो जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की, यानी कि मेघालय और असम की। यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद बात करते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान कहां दर्ज किया गया। तो पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। ये 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान पंजाब और चंडीगढ़ में सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अन्य जगह पर कैसा न्यूनतम तापमान रहा। तो हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही बात अगर करें पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कितना तापमान रहा। तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से कम रहा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि मध्य महाराष्ट्र में क्या कुछ तापमान रहा। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। और अब जान लेते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ रहा। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे कम जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया 21.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको बताया तापमान का हाल, लेकिन भारत के और हिस्सों में और शहरों में तापमान का क्या हाल है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये जाना आपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मौसम खबर में। शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की। तो कहां पर कितना गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, अपने इस सेगमेंट में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में ये 133 दर्ज किया गया, यानी कि ये संतोषजनक स्थिति में माना गया है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में 84 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। मुंबई के बाद हम बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता में 320 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 228 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये थोड़ा खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं पटना की और यहाँ पर 328 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये भी थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की। तो यहाँ पर 93 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि 100 से कम है। इसके बाद बात करते हैं अहमदाबाद की। यहाँ पर 92 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है और ये भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान की। तो पर्यटन को लेकर कहां पर क्या कुछ तापमान रहने वाला है 5 दिनों को लेकर, 4 दिनों को लेकर, वो हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं। देहरादून में अगर हम बताएं मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो चारों दिन 35 से 36 के बीच जो अधिकतम तापमान है वो रहने वाला है और मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये चारों दिन 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यानी कि शुरू के दिन थोड़ी घटा छाई रहेगी, धूप भी खिलेगी और जो लास्ट के 2 दिन है बारिश भी होगी और बिजली भी कड़केगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात कर लेते हैं तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी, यानी कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बारिश होगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 23 से 25 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 13 से लेकर 15 तक फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि चारों दिन बारिश होगी और अगर आप शिमला जाना चाहते हैं तो यहां जाने से पहले आप इस तापमान के अकॉर्डिंग अपना बैकपैक कीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा की। यहां पर सनी डे रहने वाला है चारों दिन और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है काफी है, 38 से 39 के बीच रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 27 से 28 के बीच रहेगा। यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो पहले दिन यानी कि शुक्रवार को 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के जो 3 दिन है न्यूनतम तापमान वो 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो ये आगरा का पर्यटन पूर्वानुमान हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो अमृतसर अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन जो है वो थोड़ा सनी डे रहेगा, लेकिन थोड़ी घटा भी छाई रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 35 से 36 के बीच रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 26 से 28 के बीच रहेगा। तो ये अमृतसर का पूर्व अनुमान हमने आपको बताया है पर्यटन को लेकर, यानी कि 4 दिन कैसे रहेंगे, थोड़ी घटा छाई रहेगी, थोड़ी धूप खिली रहेगी। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के माउंट आबू की बात कर लेते हैं। तो जो पहला दिन है वो थोड़ा सनी और थोड़ा घटा इस दिन रहने वाली है, यानी कि शुक्रवार को, लेकिन जो बाकी के 3 है वो सनी डे रहने वाले हैं, यानी कि सूरज निकलेगा और अच्छी खासी धूप होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 25 से 26 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 17 से 18 के बीच रहेगा। तो अगर माउंट आबू आप घूमना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बारिश तो बिल्कुल नहीं होगी। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के गया के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो शुरू के 3 दिन है वो सनी डे रहने वाले हैं और जो चौथा दिन है यानी कि सोमवार का दिन थोड़ी धूप खिली रहेगी और थोड़ी सी घटा भी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 35 से 36 के बीच रहने वाला है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 26 से 27 के बीच रहने वाला है। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर पहले दिन 26 रहेगा, फिर 2 दिन 27 और दिन
देन जो चौथा दिन है वापस 26 हो जाएगा। केरल के कन्नूर की बात भी कर लेते हैं। चारों दिन यहाँ पर घटा भी छाई रहेगी लेकिन सूरज भी खिलेगा और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है चारों दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम न्यूनतम तापमान की बात कर ले, मिनिमम टेम्परेचर की, तो ये भी चारों दिन एक समान रहने वाला है यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्नूर का तापमान हमने 4 दिन का आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिक्किम के गंगटोक की। तो यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो आपको बता दें कि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 21 से 22 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चारों दिन सेम रहेगा यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप गंगटोक जा रहे हैं तो यहाँ जाने से पहले बैग अपना बहुत ही अच्छे तरीके से पैक कीजिएगा क्योंकि चारों दिन बारिश होगी, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। और अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के जो 3 दिन है यहाँ पर बारिश होगी और जो चौथा दिन है यानी कि सोमवार का, यहाँ पर धूप भी खिली रहेगी और साथ ही जो बादल हैं वो भी छाए रहेंगे। हालांकि मैक्सिमम टेम्परेचर काफी कम है, 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चारों दिन सेम यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर बारिश होगी। तेलंगाना का रुख करते हैं। यहाँ के हैदराबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी चारों दिन बारिश होगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 32 से 34 के बीच रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 23 से 24 के बीच रहेगा। चारों दिन यानी कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर बारिश होगी। तो यानी कि अगर आप हैदराबाद जा रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग इस तापमान के अनुसार आप अपनी प्लानिंग कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बारिश होगी। तो ये हमने आपको बताया पर्यटन पूर्व अनुमान। और अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो क्योंकि इस जो समय चल रहा है वो बुवाई का चल रहा है, तो बुवाई को लेकर या सिंचाई को लेकर जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं या उत्तराखंड के किसान हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खास ख्याल रखना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इन सब चीज़ों को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के किसान तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर लें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान धान फसल की लगातार निगरानी करते रहें। किसी भी प्रकार के कीट दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं उत्तराखंड में अरहर फसल से खरपतवार निकाल लें। साथ ही जरूरत के हिसाब से फसल में यूरिया का छिड़काव करें। उत्तराखंड के किसान अभी के समय तोरिया की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान पालक की अगेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। पालक की बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में करें। साथ ही मिट्टी की नमी का भी विशेष ख्याल रखें। उत्तराखंड के किसान बैंगन की तुड़ाई करते रहें। साथ ही खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ के किसान खीरे की फसल से खरपतवार निकाल लें। साथ ही जरूरत के हिसाब से फसल में सिंचाई करें। यहाँ के किसान शिमला मिर्च फसल की निगरानी करते रहें। वहीं हिमाचल के किसान मूंगफली फसल की उचित देखभाल करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग लगने की आशंका बनी हुई है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर ही कीटनाशकों का प्रयोग करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल है मक्का। और क्योंकि मक्का और बेबीकॉर्न इस समय सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि जल्दी से झटपट बन भी जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये शहरों में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो ये जो किसान है मक्का के लिए, बेबीकॉर्न के लिए, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सबको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। बेबीकॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है।
आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो बेबी कॉर्न के बारे में आपने जाना कि किस तरह से फायदेमंद रहता है और इसकी खेती के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपने इस शो के अंदर काफ़ी सारी जानकारियां ली हैं, लेकिन अगर आप ये शो एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर ये कार्यक्रम एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना सहकार से समृद्धि के तहत भारत सरकार ऐसी नई नीतियां विकसित कर रही है जो छोटे और सीमांत किसान की मदद करेंगी। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। एफपीओज मूल्य संवर्धन से जुड़ी सभी गतिविधियों जैसे कि टेक्नोलॉजी, फसल की बिक्री, ज्ञान को आपस में बांटना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद कर सकते हैं। सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी में बहुत सारे लोग एकत्रित आकर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में संसदीय अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, संवर्धन और वित्त पोषण करना है।
निगम को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सहकारिता क्षेत्र में 763 एफपीओ बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष अधिकांश एफपीओ का गठन किया जा चुका है। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर कृषि मंत्रालय ने एनसीडीसी को 1100 अतिरिक्त एफपीओ आवंटित किए हैं। इन 1100 ब्लॉकों में मौजूदा पैक्स को सुदृढ़ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पैक्स अपने सदस्यों के साथ एफपीओ बनाएगा। इसका लक्ष्य है मौजूदा पैक्स को और मजबूत करना, जिससे संसाधनों की कार्यकुशलता और कम खर्च से उत्पादकता बढ़ेगी। किसानों के लिए बेहतर लिक्विडिटी और मार्केट लिंकेज के जरिए ज्यादा आय प्राप्त होगी। सरकार की तरफ से हर नए एफपीओ को 33 लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्रालय भी नए एफपीओ को 5 साल तक मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराएगा। एफपीओ किसानों की मदद कई तरह से कर सकते हैं। मोलभाव की ताकत को बढ़ाना। एफपीओ किसानों को सामूहिक रूप से अपने उत्पाद बेचकर बेहतर दाम दिलाने में मदद कर सकता है। संसाधनों की बेहतर उपलब्धता। एफपीओ ऋण, टेक्नोलॉजी और कृषि सेवाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही एकल किसानों की सीमाओं का विस्तार करने में भी मदद कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग। एफपीओ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात में भी मदद करेगा। किशमिश बेच के इसी संघ को बेच के तो हमें पूरे 1 साल में पहले कम पैसे मिलते थे, अब पहले से भी ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख रुपए ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्षमता निर्माण और जानकारी का आदान प्रदान। एफपीओ किसान से किसान के बीच सीखने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फील्ड विजिट की प्रक्रिया, तकनीकी कौशल और अपने सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं। पक्ष समर्थन और नीति सहायता। एफपीओ किसानों के लिए अपनी चिंताओं को प्रकट करने और नीति संबंधी विचार विमर्श में हिस्सा लेने के लिए एक आदर्श मंच बन जाएंगे। इस पहल के माध्यम से किसान आय के नए एवं स्थिर स्रोत उत्पन्न कर पाने में सक्षम होंगे। किसान उत्पादक संगठन, सुदृढ़ सहकारिता, समृद्ध किसान। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। खेती में होगा नई तकनीकों का इस्तेमाल, होगा आसान खेती से जुड़ा हर काम, मेहनत और लागत दोनों होंगे कम जब मिलेगा ड्रोन का साथ। कृषि दर्शन, कृषि में ड्रोन की उपयोगिता, 1 सितंबर शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब जोड़ों में अकड़न, सूजन और चलने फिरने में होने लगे परेशानी, गिरने, झुकने और खांसने से भी चटाक से टूट जाएं आपकी हड्डियां, ऑस्टियोपोरोसिस से पहले फिजियोथेरेपी की भूमिका। इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे स्वस्थ किसान में सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।